नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। वक्फ कानून को लेकर पहले संसद, फिर सुप्रीम कोर्ट और अब सड़क पर हंगामा है बरपा। आज जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में मौलवी और मौलाना सड़कों पर उतरे। मकसद था शाहबानो प्लान को एक्टिवेट करना। जी हां, हिंदुस्तान में 40 साल बाद शाहबानो की वापसी हुई है। मतलब ये कि 40 साल बाद एक बार फिर मौलाना सड़क पर घुटने पर लाने के लिए सरकार को अपनी प्लानिंग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद शहर दर शहर प्रदर्शन हुए। जयपुर में दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ की सड़कों पर मौलानाओं ने उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया। कोलकाता में यूनिवर्सिटी के छात्र मोर्चा खोलते नजर आए। मुंबई में काली पट्टी वाला नैरेटिव रिपीट किया गया। अहमदाबाद में कई मुस्लिम संगठन सड़क पर मार्च करते दिखे, तो हैदराबाद में तख्तियों और बैनर पोस्टर लहराए गए। ये सब कुछ जो हुआ उसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो प्लान का फर्स्ट फेज बताया है। अब सवाल है कि आखिर मौलानाओं की मंशा क्या है। मामला जब खुद सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका है, तो फिर सड़क पर प्रोटेस्ट करके किस तरह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया था, तो क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से पहले ही मौलानाओं ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कैसे आज शहर दर शहर तकरीरें पढ़ी गई। इस तहरीक में बिरादरान वतन और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ये तहरीक शाहबानो तहरीक 1985 के तर्ज के ऊपर चलेगी। ये बिल कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई। रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे। अभी मुसलमान टारगेट हैं, दूसरा टारगेट दलित है, सुन ले दलित, तीसरा टारगेट दलित हैं, दलित। तो पार्लियामेंट को हिलाने की बात कही जा रही है और शाहबानो की तरह प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। अब इसका मकसद क्या है, इससे क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाजिया अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आदिल हसन साहब हमारे साथ है AIMIM का पक्ष रखने के लिए, और रशीद शरीफ प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट शुरुआत में ओपनिंग रिमार्क के लिए आप सभी को मैं दूंगी, और 1 मिनट के लिए राजकुमार भाटी जी। मेरा पहला सवाल आप ही से होगा, और सवाल ये, शाहबानो रिटर्न्स की बात क्यों की जा रही है इस देश के सामने, ये आप समझाइए। नहीं, एक तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कह दूं कि जब शाहबानो प्रकरण हुआ था तो मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उस समय हम शाहबानो के पक्ष में थे, उस फैसले के खिलाफ थे, कांग्रेस वाले फैसले के खिलाफ। तो उसमें एक तो मैंने अपना ये स्पष्ट किया। दूसरे, आंदोलन जो वक्फ बिल को लेकर हो रहा है, आपने कहा सरकार को घुटनों पे लाने की तैयारी है। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है जब जनता सरकार को घुटनों के बल ले आए। और कानूनों को लेकर पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। 2014 में जो ये एक वो लेके आए थे एमेंडमेंट, उसमें जो है ऑर्डिनेंस लेके आए थे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, उस पर भी आंदोलन हुए थे, वो वापस लेना पड़ा था। फिर कृषि कानून 3 आए थे, उनके लिए लंबा आंदोलन चला, कानून संसद से पास होने के बाद वापस लेने पड़े। तो अगर जिस समुदाय के से संबंधित कानून है, आज उसे संदेह है और वो विरोध में उतर रहे हैं, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और हमारा संविधान और कानून इसकी इजाजत देता है। इसमें कोई अपराध नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। आंदोलन पर लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब शाहबानो की याद इस देश को फिर दिलाई जाती है, सवाल उस बात को लेकर है। अब रशीद साहब, आप भी 1 मिनट में समझा दीजिए इस देश को। बात तो अपने हक की है, बात वक्फ कानून के खिलाफ आप लोगों के खड़े होने की है। शाहबानो वाली धमकी क्यों दी जा रही है इस देश के सामने? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि आंदोलन तो हमारा हक है, चाहे वो शाहबानो हो, चाहे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हो। आज अगर है सो हम आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप 15 तारीख तक तो ठहर जाइए आप, क्योंकि 15 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। शायद अपने को इसके बाद आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास तकरीबन जमाता हैं, AIMIM हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल इस्लामिया है, जमीयतुल उलमा हैं, और तकरीबन ऐसे कई जमातें हैं मैडम। और मैं चाहूँगा कि आंदोलन भी इस तरीके से आंदोलन हो कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया देखे। इस तरीके से बार बार
मुसलमानों को टारगेट बना के उनकी अपनी नाकामी छुपा के बार बार मुसलमानों पे बिल फाड़ना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप बिल पास करें सदन में, दोनों सदनों में बिल पास करें, पूरे बीजेपी के, आरएसएस के, वीएचपी के पूरे चालू हो गए। ठीक है सर, समाप्त हो गया है आपका समय। 1 मिनट का ओपनिंग रिमार्क के लिए 1 मिनट का समय दे रही हूँ, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगी। लेकिन सवाल मेरा वही रह गया, शाहबानो रिटर्न्स की धमकी क्यों? आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका अधिकार है। आदिल हसन साहब, आप भी समझा दीजिए, फिर पक्ष के जो लोग हैं उनसे बात करूंगी। ये 1 मिनट में आप प्लीज समझाइएगा कि ये आंदोलन में अपने हक और हकूक की बात करते करते शाहबानो वाली धमकी कहां पर फिट हो रही है? धमकी क्या, ये सच्चाई है। आंदोलन से बिल बदला था, सरकार को झुकती है तो हम लोकतांत्रिक अधिकार है। और आप ही बोलिए, जब जो वक्फ बोर्ड एक सरकार की बॉडी है, उसका सीईओ सरकार के अधीनस्थ रहता है, भ्रमित किया गया, वो लगता है कोई शरीयत कोर्ट ट्रिब्यूनल का जो जज होता है वो चीफ जस्टिस बहाल करते हैं। आपने बार बार झूठ बोला कि वक्फ डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, जबकि 5 स्टेट में हिंदू एनवायरमेंट बोर्ड को 12 लाख एकड़ ज्यादा, उससे ज्यादा जमीन है, उस पर कभी नहीं। जबरदस्ती हिंदू एनवायरमेंट में कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, जबरदस्ती वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को लाना चाहते हैं। आप सरकार कलेक्टर को पावर देना चाहती है, और आप झूठ बार बार बोलते हैं कि रिव्यू हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है, जबकि बार बार हो सकता है। तो आप जबरदस्ती मुसलमानों की चीज में क्यों पढ़ना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी, सीमांचल को, एमयू किशनगंज को पैसा दीजिए ना, सुरजापुरी का सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी का वो दीजिए ना, अलीगढ़ और जामिया का स्कॉलरशिप और बजट बढ़ाइए ना, मोमा का स्कॉलरशिप बढ़ाइए ना। हर दिन मुसलमानों को गाली दे रहा है, उस पर कुछ यती नरसिंगा पे एक्शन लीजिए ना। उमर खालिद, मीरान हैदर जैसे नौजवान 5-5 साल से जेल है, उसको छोड़िए ना। या आप देख रहे हैं कि आसाराम और राम रहीम को बार बार पेरोल मिल रहा है, लेकिन ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। हम आवाज भी नहीं उठाई देश में, हमने, हमारे बाप दादा ने जान दिया देश के लिए, और इतनी ज्यादती होगी, हम आवाज भी नहीं उठाएगा। अब शाजिया अलमी जी, 1 मिनट में आप भी इस देश को बता दीजिए, ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब तो सीधे तौर पर कह दिया गया कि जैसे शाहबानो के वक्त हमने प्रदर्शन किए थे हम करेंगे, घुटनों पर लाकर रहेंगे सरकार को। सरकार क्या स्टैंड पर कायम है कि ये बिल गरीबों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए हम लेकर आए? देखिए, देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अल्लाह के इस्लाम में यकीन नहीं करते और अब मुल्ला के इस्लाम को बनाना चाह रहे हैं, पूरे इस्लाम को, और ये पूरी तरह से अल्लाह के इस्लाम से बिल्कुल ही दूर है, क्योंकि वफ़ का मतलब है गरीबों का परोपकार। जब भी पूछा जाता है, इन सब जो सरमाएदार हैं यहाँ पे और सारे फ्यूडल लॉर्ड्स और जमींदार बैठे हैं यहाँ पे, अगर जब पूछा जाता है कि वफ़ कानून में आप क्यों तब्दीली नहीं चाहते हैं, इनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। कहने को नहीं होता है कि इतनी वक्त जमीनों में हमने क्या किया, अब तक इतने सालों से क्यों हमने जमीन खाई, क्यों हमने मुनाफाखोरी की, क्यों हमने अवैध कब्जा किया, क्यों हमने एक यतीम के लिए कुछ नहीं किया, क्यों हमने एक बेवा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा निकम्मे हैं और लालची हैं कि हमने कभी भी मुसलमानों की शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। हमें चाहिए था जमीन, और जमीन से हमें चाहिए था पैसा, और हम चाहते थे होटल और मॉल खुलवाना। तो आप हमारी जमीनों पर नजर ना डालिए, भ्रष्टाचार पर नजर ना डालिए, हमारी डकैती कायम रहेगी। देश का मुसलमान गरीब हो जाए, कहीं भी जाए, ठीक है, ये मेंटालिटी थी। 1 मिनट आपका भी खत्म हो गया। मैं बता देती हूँ अपने साथ जो मेहमान जुड़े हैं कि 1 मिनट ये बिल्कुल अनइंटरप्टेड देती हूँ मैं मेहमानों को, तो बीच में ना बोले। काउंटर आपको करना है, अब डिबेट ओपन हो जाएगा, काउंटर कर लीजिएगा। फैज खान जी, आपको भी 1 मिनट दे रही हूँ, आप भी 1 मिनट में जरा फायदे गिना दीजिए, या फिर बता दीजिए कि शाहबानो वाली प्रैक्टिस क्यों जरूरी हो गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, कुछ कट्टरपंथी नेता हैं जो कि आज भी बहुत बैकवर्ड सोच रखते हैं। वो चाहते थे कि 1986 में गरीब मुस्लिम महिला को एक रोटी खाने का भी अधिकार ना मिले, इसलिए शाहबानो का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको संसद में लाकर बदला। अब गरीब मुस्लिम महिलाओं, बच्चों, नौजवानों को रोजगार ना मिले, स्कूल ना मिले, कॉलेज ना मिले, इसलिए संसद के बनाए हुए नियम को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने गए। कुल मिला के निष्कर्ष इतना है कि ये मुसलमानों के दुश्मन थे, हैं और बने रहेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के जैसे लोग। अभी एक व्यक्ति ने धमकी दी कि अगला नंबर दलितों का है। 1947 में जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ क्या किया था, पाकिस्तान लेके चले गए। आज भी दलितों को वहां स्वीपर के अलावा कोई जॉब नहीं दी जाती है पाकिस्तान में। ये बार बार जय भीम जय भीम कहकर दलितों को भी धोखा देते। और मैं बताऊं, ये रोलेक्ट एक्ट के जैसा कानून था जो कि वर्तमान में लाया गया था, उसे अब बदल दिया गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। मुसलमानों के 1 मिनट फैज खान जी, आपका भी समाप्त हो गया। अब समझाइएगा रशीद साहब, मुझे बड़े सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से समझाइएगा।
मैं आपके तरीके पर प्रश्न उठा रही हूं। आपको अगर देश के न्यायालय पर यकीन है, आप सुप्रीम कोर्ट में 15-15 याचिकाएं अगर इसके विरोध में लग गई हैं, तो सड़क पर ये शाहबानों वाली धमकी देना क्यों जरूरी है? वही तो बता रहा हूँ मैडम कि ऐसा अगर हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो अभी शाजिया जी बैठे हुए मॉल नहीं बनाए, हाँ फलाना नहीं करे, ये क्या ले लेंगे? मॉल नहीं बने, मॉल अगर बनाएंगे ये ले बनाएंगे, वो अगर कुछ नहीं करेंगे मुसलमान तो उनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, वो अल्लाह की जमीन है मैडम, वो अल्लाह की जमीन है। अगर जाके लेना है तो वहां जाके लेना पड़ेगा आपको, अल्लाह की जमीन वहां जाके लेना पड़ेगा। आप मॉल बना दे रहे हैं, आप ये बना रहे, तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके लिए जो सुधांशु भाई कहते हैं ना, शरारत अली के साथ है। अरे मैडम, शराफत अली, आप शरारत अली के साथ है ना। जिस पार्टी के बैठ के आप बात कर रहे हैं ना, पार्टी आपको कुछ देने वाली नहीं है, सब छीन लेने वाली है आपसे। आप लालची हैं, आपसे सब छीनने वाली है, कुछ बैठ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तब मैं बोलूंगी, आपकी तरह लालची नहीं हूं मैं भाई साहब। कुछ मिलेगा आपके स्टैंडर्ड से, आपके स्टैंडर्ड से कुछ मिलेगा तब बोलो, मैं नहीं हूं ऐसी। अच्छा ठीक है शाजिया जी, सोच मेरे पर ना जाहिर कीजिए। ठीक है शाजिया जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे ये जान रही हूँ, शरीफ साहब मैंने रोक दिया उनको, मैंने रोक दिया रशीद साहब, मैंने उनको रोक दिया। पर्सनल डिबेट नहीं बनाएंगे इसको, सब मुसलमानों की बात करेंगे, वक्फ पर बात करेंगे, और आप लोगों की जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस पर बात करूंगी। सर रुकिए ना, पार्लियामेंट को हिला देंगे, ये कानून लाकर हमारा खून गर्म कर दिया, सरकार को दिखा देंगे, शाहबानो बना देंगे। क्या ये देश मनमानियों से चलेगा रशीद साहब, या कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, हमारे देश के न्यायालयों पर भरोसों से चलेगा? संविधान से चलेगा। बोले नहीं, न्यायालय तो देख लिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लिए बाबरी मस्जिद के बारे में, ये सब हमको मालूम है, सब हमको आगे भी क्या होने वाला है। इसके बाद मुसलमानों के बाद दलित के बाद ईशा, सब होने वाला है। एक मिनट शाजिया जी, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, जरा ठहर जाइए जरा। बोले अडवाणी जी को देख लीजिए क्या हाल है उनका, आपका भी आगे वही हाल होने वाला है। जरा सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप मॉल नहीं अगर बनाते हैं या कुछ अगर करते हैं तो क्या आप हमारी जमीन छीन लेंगे? मेरा सवाल ये है ही नहीं आपसे। वक्त पर तो मैंने बहुत बहस कर ली और आप लोगों से जान लिया कि वक्त से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हो रहा है। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए रशीद साहब कि ये देश मनमानियों से चलेगा कि संसद ने कोई कानून बनाया तो कोर्ट चले गए, कानून ने कोई फैसला दे दिया तो संसद चले गए, होगा वही जो हम चाहेंगे, सिस्टम से कुछ नहीं होगा, हमने जो तय कर लिया हम वही करवा के रहेंगे। तो ये देश आपके या मेरे मनमानी से चलेगा या संविधान से चलेगा रशीद साहब? संविधान से चलेगा। ये सब सिर्फ हमको क्यों बता रहे? उधर भी बताओ, आरएसएस को बताओ, बजरंग दल को बताओ, शिवसेना ये लोगों को बताओ, सबको, बीजेपी को बताओ, तलवारा लेके नाच रहे मस्जिदों के सामने, ऐसे ऐसे गालियां दे रहे रामनवमी में। अरे राम का क्या नाम है, राम का मुकाम है हमारे नजरों में भी, उनका नाम लेके गालियां मुसलमानों को दे रहे, मुल्लाओं को। आज इस पर बात कर लीजिए ना जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताओ रशीद साहब, देश के बाकी मसलों पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको जरूर इन्वाइट करूंगी। रामनवमी पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको इनवाइट करूंगी। आज आप उस लाइन पर बोलिए ना जो आप लोगों ने कहा है। वो लेटर भी है मेरे पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। यह आंदोलन शाहबानो आंदोलन 1985 के पैटर्न पर चलेगा। आप इसका मतलब समझाइए ना मुझे। जब न्यायालय में अर्जी आप लोगों ने लगा दी और आप खुद कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, तो सड़क पर उतरकर शाहबानो वाली धमकी क्यों दे रहे हैं आप? नहीं मैडम, क्यों नहीं उतरे सर? जब तक जजमेंट नहीं आता, जब तक हमारे फेवर में अगर ऑर्डर नहीं आता, तब तक तो एहतजाज चलेगा, आंदोलन चलेगा, हर जगह चलेगा, हर जमात करेगी, हर स्टेट में चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा इंशाल्लाह। ये तो सब होते, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला बराबर मुसलमान रोड पे रहेगा, बराबर मुसलमान इसके हक के लिए आंदोलन करिए। मैं आपको आंदोलन करने से मना नहीं कर रही हूँ सर, ये आपका अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन पार्लियामेंट को हिला देंगे। मुसलमानों का खून गर्म कर दिया सरकार ने फैसला लेकर। ऐसी तकरीरें जब आप पढ़ते हैं तो आप पर सवाल खड़ा होता है कि इस देश में मनमानी नहीं, संविधान चलता है। राजकुमार भाटी जी, ये लाइन से तो आप भी इत्तेफाक ही रख रहे होंगे कि ये देश तो संविधान से ही चलता है, मनमानियों से चलेगा क्या ये देश? अभी भी आपके सामने खुले तौर पर कह रहे हैं रशीद साहब, हाँ भाई शाहबानो वाला पैटर्न रिपीट होगा। नहीं, देश संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलना चाहिए, और संविधान ही हमें आंदोलन करने की इजाज़त देता है। संविधान के तहत ही आंदोलन होते हैं। मैंने शुरू में भी उदाहरण दिए थे कि कई बिल वापस भी हुए हैं,
और देखिए, मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भी पढ़ा है। हिंदी पत्रकारिता वैसे तो टोटली पत्रकारिता, लेकिन आमतौर पे हिंदी पत्रकारिता जन आंदोलन की पत्रकारिता रही है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में जितने बड़े नेता थे सब पत्रकार थे, वो अपने अपने अखबार निकालते थे, और जितने उस समय पत्रकार थे सब स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद भी जो किसान आंदोलन हुए, मेरठ में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, पत्रकार रात रात भर धरने पर बैठे रहते थे और वहाँ भाषण भी देते थे और उनके समर्थन में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सबसे पहले पत्रकार सवाल उठाते हैं आंदोलन के ऊपर। ये कह देना कि हम सड़क पे उतरेंगे, हम सरकार को हिला देंगे, सरकार को घुटने पे ले आएंगे, कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। इससे जनता की ताकत पता चलती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता लिखी थी, बहुत फेमस पंक्तियां उनकी, कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता जिधर मुड़ती है और जन आंदोलन जिधर मुड़ते हैं। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़कों पर नारे वारे लगते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र की मजबूती दिखाई देती है। कर लेते हैं, आज भी पत्रकार जन आंदोलन के साथ खड़ा है। हो सकता नहीं, है आप तो ज्यादातर विरोध में दिखाई देते हैं, ज्यादातर तो कुछ पत्रकार खड़े हैं, सही बात है। हो सकता है कि आपके देखने का नजरिया बदल गया हो। यहाँ आंदोलन पर सवाल एक बार भी खड़ा नहीं किया। पार्लियामेंट आपके चैनल ने नहीं किया होगा, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं। तो मेरे चैनल पर आकर मेरी बात, प्राची जी मेरी बात सुनो, मेरे चैनल पर आकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, प्राची जी मेरी पर बात आकर मेरे सवालों का जवाब प्राची दीजिए। जी, मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है सर कि क्या ये देश मनमानियों से चलेगा। आपने खुद कहा आप शाहबानों के केस में सरकार के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ थे, आज तो वही शाहबानों वाली बात कही जा रही है ना, यानी मनमानी करेंगे हम, कुछ भी हो जाए हमारे मन मुताबिक चीजें होनी चाहिए। आपने जो प्रश्न उठाया पहले उसका थोड़ा संक्षिप्त जवाब दे। बोले बोले। जब किसान धरने पे बैठे थे, लगभग 13 महीने वो आंदोलन चला, सर्दी गर्मी बरसात, और 700 किसान शहीद हो गए। तब कितने मैं ये नहीं कह रहा सब कह रहे थे, आप भी कह रही थी या आपका चैनल भी कह रहा था, लेकिन 90% एंकर और 90% चैनल ये कह रहे थे ये बिके हुए लोग हैं, ये असली किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये किराए के गुंडे हैं, और ये सब उनके खिलाफ बोल रहे थे। पार्टी जी, जब इसलिए मैंने पत्रकारिता पे सवाल उठाया। सवाल नहीं है तो कम से कम इस शो पर तो ये बात हम नहीं, ये तो जनता का सवाल है। आज तो वाजिब सवाल पे आपके व्यक्तिगत विषय पे तो हम डिबेट करने आए नहीं है। व्यक्तिगत विषय है ही नहीं। आप कुछ खुद में कितनी बढ़िया हो और आपका चैनल कितने बढ़िया हो, हम तो आम बात कर रहे हैं। जब राजनीति के जवाब नहीं, चलो ठीक है, जब आप बोल लेंगे तो हम आपको सुन लेंगे। अगर वक्फ पर, जब हम राजनीति के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं, पर मनमानी दिखेगी तो मैं आपसे सवाल करूंगी, तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है। अगर कोई ये कहेगा इस देश में बार-बार ये कह रही हैं हम न्यायालय पर हैं, नहीं तो आप ही ने डिफरेंशिएट किया मुझे भाटी जी कि मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा, तो जहां सवाल उठाना है उठा लीजिएगा। आज तो कम से कम मुद्दे पर बात कर जाइए, बता जाइए मतलब वो बोलना जो आपको अच्छा लगे। ये देश मनमानी से चलेगा या ये देश संविधान से चलेगा, बस इतना संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो मनमानी करने वालों पर तीसरी बार तो बोल रहा हूं मैं, और संविधान ही इजाजत देता है आंदोलन की, संविधान ही सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है। ये जो सरकार, बीजेपी सरकार ने माहौल बना दिया जब से मोदी जी शासन में आए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। एक एंकर तो चैनल पे चिल्ला रही थी मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो, राजकुमार मेरे प्रधानमंत्री को टारगेट मत करो। वक्त पर पढ़ाई कम, एंकर्स पर पढ़ाई ज्यादा करके आ गए भाटी जी। अमूमन तो आप मुद्दे पर चर्चा करने आते हैं। यही तो है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। आज तो ऐसा लग रहा है, व्यक्तिगत आलोचना, आज तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से व्यक्तिगत आप आक्षेप लगाकर आ रहे हैं, या आपको व्यक्तिगत कहीं पर कोई घात पहुंचा है जो आप यहाँ निकालना चाह रहे हैं। 10 सेकंड और पर बात करनी थी, 10 सेकंड और शाहबानों पर बात करनी, क्योंकि विषय आ गया तो पर बात करनी थी। देखिए आप, मैं अब शाजिया जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड भाटी जी, मुझे केवल 10 सेकंड, 5 ही सेकंड दे दें, 5 ही दे दें, 10 सेकंड बोलूंगी। देखिए साजिया जी मैंने 5 सेकंड मांगे। नहीं आप बहुत लंबा बोले। अच्छा सिर्फ 5 सेकंड साजिया जी तय करेंगे, ये भी साजिया जी तय करेंगे कि बोलेगा कि नहीं बोलेगा। शाजिया जी मैं आपको भी इतना ही लंबा वक्त दूंगी, इतना ही लंबा वक्त दूंगी। आप प्राची जी आपका 5 सेकंड दे आपका अतिक्रमण है। बोले 5 सेकंड। साजिया जी जिद मत करो, मुझे टाइम दे रही है, मुझे बोले भाटी जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी टिप्पणी जो आपने की, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे मीडिया मेरे ऊपर हमला करेगा, मैं तो एक आम बात कह रहा हूं। चले आप बोलेंगे ही नहीं आज वक्त पर, अब बोलिए शाजिया अलमी जी। तो देखिए आप देख रही हैं जब बात हो रही है शाहबानो मूवमेंट की, उस वक्त की जब क्या हुआ था, उन सालों में जब शाहबानो एक बुजुर्ग महिला सिर्फ 30-40 साल अपनी शादी के 4 बच्चों के साथ मुमताज अहमद जो उनके हस्बैंड थे उनसे सिर्फ गुजारा भत्ता मांग रही थी, 200-300 रुपए, और जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी पूरा की पूरा यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी सब सामने आ गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको मंथली मेंटेनेंस
यानी महीने की उसको कुछ मिलना चाहिए, खाना भत्ता मिलना चाहिए गुजारे के लिए। क्या यही किया था इन लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी, और अभी क्या कह रहे थे भाई साहब जो उधर बैठे थे हमसे पहले कि नहीं, हम संविधान में यकीन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में यकीन है, इसलिए पिटीशन लेके वहां गए। तब सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी थी और राजीव गांधी जी की सरकार पर बेतहाशा दबाव के चलते उन्होंने उस गरीब महिला का न सिर्फ हक छीना, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया, बल्कि ढेर सारी मुस्लिम औरतों को अंधकार में झोंक दिया। फिर से वैसा कुछ हो रहा है क्योंकि गरीब मुसलमान है या मुस्लिम महिला है या बिल्कुल ही पसमंदा समाज हमारा है, तो मुसलमानों का वो वैसे ही अंधकार में है। कहीं उसको वो जागर ना हो जाए उसका रास्ता, कहीं पूछा ना जाए वक्फ बोर्ड से कि सारा पैसा कहाँ गया। 9 लाख एकड़ की जमीन क्या आपके लिए हुआ है भाई? गरीब मुसलमान पूछेगा अब सवाल, इनके गिरेबान पकड़ेगा, अरे भाई तो पैसा हमारे लिए था, तुम क्यों इस पर इतना दबदबा बना रहे हो और रसूख वाले लोगों को बिठा रहे हो? क्या कहाँ से तुम्हारे बड़े घर बन रहे हैं? क्यों मॉल्स को दे रहे हो? क्यों अपने घर के अंदर डाल रहे हो? इससे डर रहा है। सही कहा भाटी जी आपने, सिंहासन डोल रहा है क्योंकि जनता आती है, और जनता कौन है? वही गरीब मुसलमानों की जनता है। गिरेबान पकड़ेगी इन लोगों का। इतनी जमीनें थी आपके पास, आपने हमको इतना गरीब रखा। एक लाइन जो आप भी कहती हैं और आपकी पूरी सरकार कह रही है कि हम गरीब मुसलमानों का हित करेंगे, हम गरीब मुसलमानों के लिए फैसले लेंगे, मकसद ही वो है। मुसलमानों का आपको फायदा पहुंचाएंगे। वक्फ का मतलब ही यही है। बिल्कुल वक्फ का मतलब ये, बस मुझे समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा क्या करने वाली है, क्योंकि अभी भी 58,000 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर कब्जा है, अभी भी 4 लाख से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो पता ही नहीं कि किसके नाम है, गुमनाम प्रॉपर्टी हो गई है। ये सरकार कैसे सब कुछ ठीक करने जा रही है? सरकार इस तरह से इसको ठीक करेगी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो वक्फ बोर्ड होती है और वक्फ काउंसिल होता है, उसके जरिए जो देखरेख है, जो वित्तीय लेखा है, यानी कि पूरा खर्च कैसे हो रहा है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और क्या एविडेंस है कि किसकी क्या जमीन है। राजेंद्र सचल कमेटी रिपोर्ट 2013 में क्या कहा गया था? सबसे गरीब है मुसलमान। सबने इस बात की तस्दीक की, सारे आंकड़े थे। 2013 से अब तक आप सोचिए जरा, कैसे संभव है कि 21 लाख प्रॉपर्टीज और दान में दी गई? तो किसने वो दी थी? क्या हत्याई गई थी कि कहा गया था वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है? अच्छा, वक्फ की प्रॉपर्टीज है यानी कि अल्लाह के नाम की है। अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी किसी मुल्ला को नहीं चाहिए। ठीक है, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी गरीब मुसलमान के पास अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, उनका कमेंट, ओपनिंग कमेंट भी नहीं हो पाया था, तो जरा उनको चर्चा में ले आती हूँ। फिर आदिल जी फौरन आ रही हूँ, एक ओपनिंग कमेंट जरूर अनुप्रिया जी का मैं ले लूँ। अनुप्रिया जी, सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा केंद्र में तो आप ही हैं, आपकी पार्टी में तो गजब ही चल रहा है, बैठकें हो रही हैं इस वक्फ कानून के खिलाफ, और फिर भी कह रहे हैं हम जेडीयू के साथ हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में? जी, बिहार में जो हो रहा है वह दिख रहा है कि चुनावी वर्ष है और कुछ लोग जो है अपनी परेशानी को एक पूरे कौम की परेशानी बता रहे हैं। राजनीतिक व्यक्ति कुछ लोग हैं, जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जो भी हमारी मांगे थी हमने जेपीसी के माध्यम से रखी, और हम स्वागत करते हैं कि उन मांगों को हमें कंसिडर किया गया। रेट्रोस्पेक्टिव की बात मैं कर लूं, या जिस तरह से हमने कहा कि नहीं महिलाओं की भागीदारी की बात हो जाए, या पहले जितनी भी मसले हैं जिन पे वक्फ ने काम कर चुके हैं, जमीन की बात हो गई कि जो राज्य का मामला है, तो इन सारे मामले पे जहां पे पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़ा मुसलमान है, जिसकी हक की बात हो रही है, क्योंकि अगर ये हम अगर कह रहे हैं तो मुझे याद दिलाना होगा आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने भी सदन में कहा था कि वक्फ वाले ने भाई क्या किया है कि कहीं भी संपत्ति को हड़प की है। लेकिन ये अगर राजनीतिक बज़ है तो ये राजनीतिक बज़ तो आपके नेता ही क्रिएट कर रहे हैं और अभी भी आपकी पार्टी में है। उनको नहीं समझा पाइएगा तो देश को क्या समझा पाइएगा, या बिहार को क्या समझा पाइएगा कि हम मुसलमानों के हित में खड़े हुए हैं। प्राची जी, नाम लीजिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? बलियावी साहब की बात कर रही हूँ, गौस साहब की बात कर रही हूँ, आपके उपाध्यक्ष की बात कर रही हूँ, इतने सारे नाम हैं। अनुप्रिया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मेरे ख्याल से हमारे जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, और कई ऐसे प्रमुख नेतागण जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, बिलोंग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह जो बिल है जब भी हमारे सामने आया, और जो मांगे थी वो हमारी मांगे नहीं थी, हमारे यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले जो प्रमुख दल के नेता हैं उनकी मांगों को हमने जेपीसी में रखा है।
समझना यह है कि इसको राजनीतिक मुद्दा कौन बना रहा है। अरे मैं कह रही हूँ प्रिया जी, मुझे समझाने से ज्यादा आपको अपनी पार्टी के नेताओं को समझाने की जरूरत है। सिंपल सी बात कर रही हूँ, मैं तो समझ गई, चलिए आपने कहा, आपकी बात को मैंने मान लिया कि आपके सुझाव सरकार ने माने, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइए ना, तब तो कोई बात बनेगी। वो रोज बैठकें कर रहे हैं इधर उधर जाकर, वही राजनीतिक बज़ क्रिएट कर रहे हैं। संजय अब आ जाइए चर्चा में। आपके नेता के बयानों की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो रोज मुसलमानों को पुकारते हैं और ऐसा लगता है कि कयामत की रात आ गई है, आज मुसलमान अगर इकट्ठा नहीं हुए तो न जाने क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन झुकाने की कोशिश, मनमानी करने की कोशिश क्या जरूरी है जब मामला खुद कोर्ट में आप लोग लेकर गए हैं? कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2007 में एम्स डायरेक्टर एक्ट आया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। किसान मुद्दे में भी पूरी भाजपा खालिस्तानी बना दी थी, आतंकवादी बना दी थी, किसानों को क्या नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट में लोग गया, ये मेरा अधिकार है। और अब जदयू की प्रवक्ता बोल रही थी पासमानदा, सबसे पहले एक पासमानदा ही अंसारी साहब ने एक ढाका से इस्तीफा दिया, उसके बाद इन्होंने महिला की बात की। इसी जदयू की एमपी थी राज्यसभा की कहकशा, और पटना से एक और मोहतरमा थी, वो भी मेंबर थी, फौजिया रहमान थी मेंबर एनसीपी से महाराष्ट्र की। तो ये झूठ क्यों भरमर फैलाती है? और शाजिया जी बहुत सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद में एफिडेविट आरएसएस बजरंग दल दिया था, बीजेपी दिया था कि बाबरी मस्जिद को नहीं शहीद करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट झूठ हुआ। सबरीमाला में पूछिए, सबरीमाला में क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का? सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का क्या, सबरीमाला मंदिर में क्या आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट? क्यों नहीं बीजेपी मानने दी? पहले सदस्य थी कहकशा, पहले रही है, राज्यसभा रही है जदयू की, अभी भी राज्यसभा की मेंबर, उसके बाद अभी जदयू की कार्यकारिणी मेंबर है। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया, जनता जवाब देगी। क्यों जनता जवाब देगी? वो तो बिहार में पहला टेस्ट हो जाएगा कि जनता क्या जवाब दे रही है, किसको जवाब दे रही है। मैं तो आपसे प्रश्न कर रही हूँ आदिल जी कि आप भी जानते हैं, आप सबसे ज्यादा कानून का हवाला मेरे सामने ही देते हैं, तो ये देश संविधान कानून से चलेगा या आपकी और मेरी मनमानी से चलेगा कि मैं जो चाहूंगी इस देश में वही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो, चाहे संसद से कोई भी कानून क्यों ना बन गया हो? आदिल जी एक सेकंड, आपको मैंने बतलाया कि एम्स अमेंडमेंट एक्ट को बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, किसान वाले में नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटना टेका। ये उसके बाद भाटी जी ने आपको बतला दिया कि आदमी जब आंदोलन होता है तो शब्दों का प्रयोग होता है, इसमें बेचैनी मीडिया को क्यों हो जाती है? रुके ना आदिल जी, दिक्कत ये ना मीडिया पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं और अपने पॉइंट स्कोर करने में आप लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं। अच्छा रुके, शाहबानो का एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, शाहबानो का एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, नहीं समझ में आया आपको, आपने आंदोलन किए, सरकार पर दबाव बनाया और एक महिला के साथ आप लोगों ने वो किया जो शायद नहीं होना चाहिए था। आपने कानून बनवा दिया संसद से, आज उसी संसद ने कानून बनाया, आपको यकीन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और डर दिखा रहे हैं मुसलमानों को कि एक साथ नहीं आए तो मस्जिद कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे। बताइए, सुनिए, अच्छा चलिए आइए थोड़ा फैक्ट्स पर बात करती हूँ, रुकिए, मीडिया से थोड़ा दिमाग हटाइए अपना, फैक्ट्स पर बात करिए। अब जब से ये कानून आ गया है और लागू हो गया है, तो बताइए कितनी जगहों पर मस्जिदें, कब्रिस्तान या जितनी भी जमीनें थी वो छीन ली सरकार ने, या कोशिश भी की हो? जल्दी उदाहरण के साथ। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आगा खान गरीब यतीम बच्चों का है, बॉम्बे में उस पे एक उद्योगपति बना है जिनका नाम ए से है। कानून लागू होने के बाद सरकार ने कौन सी जमीन छीनी ये बताइए, इधर उधर की बात ना करिए और पहले के एग्जाम्पल ना दीजिए। बहुत सही जवाब देने, नहीं आपकी बात के जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ए से आप नाम लेना चाह रहे थे, वो किसकी गलती थी? कौन वकील था, कौन मुतवल्ली था? अगर ये होता तब नहीं हो पाता, सुन लीजिए, क्योंकि किसी ने पैसे कमाए, मुतवल्ली और वकील ने मिलकर। आपने बिल्कुल मेरे पॉइंट को प्रूव किया, पर मैं आपके दर्शकों को प्राची जी बताना चाहती हूँ, AIMIM के जो यहाँ पे प्रवक्ता कितना झूठ बोल रहे हैं। सुनिए सब लोग, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी किसी भी कोर्ट जा सकता है। मैं पढ़ना चाह रही हूँ सेक्शन 85 वक्फ एक्ट 1995। नो सूट और एनी लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड एनी अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। यानी कि वक्फ ट्राइब्यूनल ही तय करेगा, आप देश के किसी अदालत में नहीं जा सकते। भाई साहब क्या बोल रहे थे? एक झूठ का मैंने इनका पर्दाफाश किया, दूसरा झूठ जो उन्होंने अभी भी बोला आप सब लोग के सामने मैं बेनकाब कर दूं कि अगर मुतवल्ली और वकील मिले नहीं होते और वाकिफ और मुतवल्ली के बीच में खेल नहीं हो रहा होता, तो ये जो नाम ले रहे हैं ना
अब आप आगा खान उसका नाम ले रहे हैं ना, और एक से नाम नहीं ले रहे, वो नहीं होता। इसी को रोकने के लिए जरूरत है। अच्छा रुकिए, एक उदाहरण तो मैंने आदिल हसन जी आपसे पूछा था, वो उदाहरण तो आया नहीं। मैं फिर मौका दूंगी आपको, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कानून लागू हुए कितना वक्त हो गया है और कितनी जमीनें सरकार ने छीन ली, बता दीजिएगा, कहीं का भी उदाहरण दे दीजिएगा, मैं मान लूंगी। अब मैं आ रही फिर भाटी जी आपके पास। और एक सवाल बस शाजिया जी, एक सरकार, एक सेकंड बस आपसे पूछना है, ये जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ और इसकी आड़ में कुछ असामाजिकता का माहौल बिगाड़ते भी हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हम जिनके लिए बिल लेकर आए हैं, जिनके लिए कानून लेकर आए हैं, कम से कम उनको समझाएं? देखिए महिलाएं भी हैं जो ये बैनर पोस्टर लेकर चल रही हैं, तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? शाजिया जी, मुझे लगता है कि एक पूरी तरह से एक राजनीति एक तरह की हमारे देश की हो गई है, और उस राजनीति है कि बस मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, गुमराह करो। अगर आप मुसलमानों के बीच में जाएंगे, और हमने सुने नारे जंतर मंतर में, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे और दरगाहें छीन ली जाएंगे और मस्जिद छीन लिए जाएंगे और उससे पहले नागरिकता छीन ली जाएगी और देश निकाला कर देंगे। जब इतना झूठ बोलोगे और उसी कौम के साथ नाइंसाफी करके उनका पैसा छीन लोगे, उनको इस तरह से गुर्बत में रखोगे, जाहिर सी बात है वो आपकी बातों में आएंगे। लेकिन हम घर घर जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, हर एक मस्जिद में जाएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे और गरीब मुसलमानों से कहेंगे भैया इनके पीछे ना जाओ, पूछो इनसे गिरेबान पकड़कर क्या क्या है हमारे लिए आपने, तब आएगा मजा, तब मजा आएगा। अब रुकिए आदिल हसन जी, भाटी जी से बात करें। भाटी जी, इससे पहले भी वक्फ में संशोधन हुए, एमपी में पड़े हैं, गरीबों को बनाना हो एमपी हो जाए, एमपी सियासी पावर है बस, एमपी। आप भाटी जी से बात कर लो, भाटी जी सुन रहे हैं, सब दिमाग है सारा, भाटी जी सबकी सुन रहे हैं, भाटी जी कुछ तो फैक्ट्स मेरे सामने रखेंगे। आदिल जी की आवाज डाउन रखिए। शाजिया जी एक सेकंड। भाटी जी, ऐसा क्या है कि पहले के सारे संशोधन मंजूर थे, 2013 वाला संशोधन बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन 2025 में कुछ इधर उधर सरकार ने किया, या सरकार ने कहा कि ऐसे नहीं हम ऐसे चलाएंगे, या हम जमीनों का ब्यौरा रखेंगे, या ऑडिट कराएंगे, या डीएम को इंक्लूड कर दिया, तो बहुत दिक्कत हो रही है। लग रहा है कि मस्जिदें ये सरकार छीनने वाली है। 2013 में जब संशोधन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के 2 मुस्लिम सदस्य संसद में थे, एक राज्यसभा में और एक लोकसभा में, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, दोनों उस संशोधन के पक्ष में बोले थे। सुषमा स्वराज भी उसके पक्ष में बोली थी और लगभग आम सहमति से वो पास हुए थे संशोधन। इस बार लोगों को ऐतराज़ था तो ऐतराज़ सुन लेते, पहली बात। दूसरी बात, शाजिया जी ने कहा कि वो MIM वाले साथी, क्या नाम है उनका, कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। मैंने सुन लिया नहीं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। अरे साजिया जी आप बोलने तो दिए करो, कोर्ट नहीं जा सकते, साजिया जी आप बोलने तो दिए करो। अच्छा बोलने दे। साजिया जी ने सच तो बताया, लेकिन इन्होंने आधा सच बताया। पहले आप, हाँ, सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप रिट पिटीशन कर सकते हैं जो बहुत कम एक्सेप्ट होती है। साफ साफ लिखा है, वक्फ एक्ट पढ़ लीजिए 85, गुमराह ना कीजिए, आप कहीं नहीं जा सकते, ये भी झूठ बोल रहे हैं। बहुत मुकदमे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत मुश्किल से चलते हैं, आसानी नहीं है इसमें। तीसरी बात और कहना चाहता हूँ, प्राची जी, एक सवाल आपने पूछा कि कहाँ खतरा जमीनों पर। रात को मतलब सुबह के 4 बजे राज्यसभा में बिल पास हुआ और 4 बजे योगी जी ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को फैक्स कर दिया कि वक्फी प्रॉपर्टीज का सर्वे किया जाए और जिन पर विवाद है वो कब्जे में ली जाएं। यहाँ खतरा है। वक्फ को, अगर मुसलमानों का भला करना है तो वक्फ को ताकत दो, ये वक्फ को कमजोर कर रहे हैं और उसमें गैर मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं। गैर मुस्लिमों को बहुमत हो जाएगा, वक्फ के नाखून काट दिए जाएंगे। 22 में 2 दो नहीं है, क्या गणित है भाई? नहीं है, क्या गणित है भाई? आप देखो उसे ठीक से पढ़ो। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आपने कहा मजबूत करें वक्फ को। जब वक्फ मजबूत था तब वक्फ ने क्या कमा लिया, या वक्फ ने कितने गरीबों का फायदा कर दिया, या वक्फ ने कौन सी चैरिटी कर ली, या जिस मंशा के साथ वक्फ की जाती है प्रॉपर्टी उसका सही इस्तेमाल हो गया, ये भी बता दीजिए साथ के साथ दर्शकों को। मैं बता देता हूँ। बताइए। पहली बात तो वक्फ की जो ज़मीनें हैं, ये कहते हैं कि इतने लाख एकड़ ज़मीन है, उस पर कितनी कमाई है। सबसे ज़्यादा ज़मीनें कब्रिस्तान में हैं। कब्रिस्तान में कौन सा मुर्दा पर्ची कटवाते हैं आके, भाई पैसे दे रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर की ज़मीनें मदरसों में हैं। मदरसों में कौन सी कमाई होती है और उल्टा पैसा लगाना पड़ता है। मजार और ये बने हुए हैं, जो क्या बोलते हैं उसे, मस्जिद। एक आंकड़ा बताऊं? हाँ, फिर अच्छा, मैं उसके बाद बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी जो कमर्शियल यूज होता है, जिसका 8,72,851 प्रॉपर्टी। आखिरी वाक्य तो सुन लो मेरा, लास्ट कर रहा हूं। आप देखिए, अब आंकड़े आपने बताए, मैं भी बता दूं। अब आप कह रहे हैं मदरसा 14,014, कब्रिस्तान 1,50,572, खेती की जमीन, अब सुनिएगा, 1,40,818, और इस 8 लाख की प्रॉपर्टी में से कुल कितनों पर स्कूल है ये भी बता दूं आपको, कुल 2,094 स्कूल हैं।
अगर इतना ही मजबूत था वक्फ 2013 के संशोधन वाला, तो ये इतना कम चैरिटी क्यों हो रही है? ये जो प्रॉपर्टी है 41 लाख 4,13,954 की, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे कौन मैनेज कर रहा है इसकी जानकारी नहीं। तो मजबूत वक्फ ये क्यों नहीं हासिल कर पाया, जानकारी नहीं कर पाया? मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैंने लगभग जब भी इस बात पर डिबेट हुई है मैंने हर समय स्वीकार किया है कि जहां पर प्रॉपर्टी होती है वहां भ्रष्टाचार भी होता है, मिसमैनेजमेंट भी होता है, इसमें भी होगा जरूर, कहीं ना कहीं कमियां निकलेंगे, तो होने दीजिए। लेकिन उसे दूर करने का ये अमेंडमेंट कोई है ही नहीं। अमेंडमेंट है वक्फ की प्रॉपर्टी में सरकार को पावर देने की। चले फैज खान जी, देखिए भ्रष्टाचार से इनकार तो ना भाटी जी करते ना कोई और करता, भ्रष्टाचार तो है, बस तरीका जो सरकार ने अपना लिया है शायद वो गलत है। उसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन मुसलमानों के भीतर भी है, इसलिए महिलाएं भी सड़कों पर आकर, कल मैं सुन रही थी एक महिला कोलकाता से कह रही थी कि खून के आखिरी कतरे तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस कदर मुसलमान इस वक्त सड़कों पर है फैज खान जी। देखिए शैतानी ताकतें क्या है, जब वर्गलाने बहकाने लगती हैं ना तो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, जबकि जो काम हुआ है पूरी तरीके से खुदाई हुआ है, इस्लाम के अनुकूल हुआ है, संविधान के अनुकूल हुआ है। जेपीसी बैठी है, सबसे सलाह मशवरा लिया गया है, सैकड़ों बैठकी हुई है, 6 महीने साल भर तक यही काम चला है, तमाम ईमेल मंगाए गए हैं। तब इन लोगों ने जेपीसी का भी बहिष्कार कर दिया, ना ईमेल भेजे, यहाँ तक कि वहाँ पर बैठे भी नहीं, और जगदम्बिका पाल जी को क्या हश्र कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, ये सब कहते रहे। अब सबकी सहमति से आ चुका है। मैं भी गया था जेपीसी में, बहुत सारे प्रगतिशील मुसलमान गए थे, अजमेर दरगाह की कमेटी गई थी, मौलाना उमैर इलियासी साहब गए थे और बहुत सारे लोग और भी गए थे। उन सब की बातों को मानकर ही ये निर्णय आया है। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों बाहर आ जाओ, आम मुसलमानों को बाहर आने मत बोलो। मैं आम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, ये आपके हक में है, हमने सब कुछ पढ़ा है, देखा है। ओवैसी अपनी माताओं बहनों को यदि आंदोलन के लिए भेजे तो ठीक है, आम मुस्लिम खातून ना जाएं। यहां जो बैठकर प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुसलमानों बाहर आओ, आपके खिलाफ एफआईआर सीए के समय भी हुई थी, जेलों में आज तक मुस्लिम बच्चे हैं, यही फिर आपके साथ ये लोग करने वाले हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, मुस्लिम महिलाओं के हक में था, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। 1986 में शाहबानो वाला मामला हुआ, वो एक मुस्लिम महिला का उन लोगों ने विरोध किया, और आज भी यही स्थिति है। जब गरीब मुस्लिम बच्चे, महिलाएं, बेरोजगारों के हक में कानून आया है तो फिर ये वो गंदी राजनीति खेल रहे हैं और दलितों को साथ आने की बात कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। फिर कहता हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1947 में, वही काम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करना चाहते हैं। ये जय भीम जय मीम का नारा एक छलावा है। आज भी पाकिस्तान में दलित हिंदुओं को स्लीपर की जॉब दी जाती है, और दानिश कनेरिया जैसा कोई हिंदू उच्च पद पर आ जाता है तो शोएब अख्तर ने खुद कहा इसके साथ बैठकर कोई खाना नहीं खाता है। और यहां तक कि ये लोग भी वही काम करते हैं। मुस्लिम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए इत्तेहादुल हिंद क्यों नहीं? आप इसमें दलितों की बात करते हैं, आप नाम रखो अपनी पार्टी का, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एंड दलित। अरे इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं तेली समाज से आते हैं, अच्छा चले, समाज से आते हैं। आदिल हसन जी, आपको क्या चाहिए? जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन देश का प्रधान कौन है आप देखिए, वो खुद दलित समुदाय से आते हैं। आप कहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये मुसलमानों के हक में है। आदिल जी से के लाइन से जरा सा हटकर आप बोलेंगे तो आदिल जी के पास एक मशीन है, वो बड़ी जल्दी सर्टिफिकेट प्रिंट करके आपको दे देंगे कि देखिए आप तो आरएसएस सर्टिफाइड फैज खान साहब हो गए, वो कर भी रहे। वो अलग अलग नामों से आपको नवाजेंगे, बहुत जल्दी नामकरण करना भी आदिल हसन जी जानते हैं। अब आइए रशीद जी, पाकिस्तान की मांग, अनुप्रिया जी आपके पास आ क्यों रह रहे हो भाई? रशीद जी, पाकिस्तान की मांग की थी ना रज़ाकार, तुम्हारे चच्चा अब्बा दादा लोगों ने, हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हो? चलो तुमको पाकिस्तान मिल गया, रज़ाकारों की औलादे निकलो, इनको क्या सर्टिफिकेट देना, सर्टिफाइड हो गए। चलो भैया निकलो। अच्छा रुके, फैज खान जी, फैज खान जी, लेकिन ना हम किसी के लिए पर्सनल जाएंगे ना कोई हमारे ऊपर पर्सनल जाएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हम नहीं तय करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये देश जितना आपका है उतना आदिल खान जी का भी है, उतना सबका है। एक सेकंड, फैज खान जी रुक जाइए। रशीद साहब, ये देश सबका है, हम कोई नहीं होते किसी को कहने वाले कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ नहीं जाना है। रशीद जी, आप इतना बता दीजिए मुझे आखिर में मेरे शो में, इतना बता के जाइए कि आप किसकी मानेंगे, किसकी मानकर आपको लगेगा कि अब सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है इस देश में?
रशीद जी आपसे सवाल। अखिलेश जी की मुसलमान टारगेट पे, ये पूरी दुनिया देख रही। कोई बढ़िया टारगेट पे नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ कि काटना ऐसा कीजिए, कोई नहीं भाई साहब, अच्छा नहीं कोई लगता। बढ़िया नहीं चल रहा। पूरा अच्छा, वो टारगेट प्रूफ करेंगे मुसलमान है अभी शाह हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ना नमाज पढ़ सकता, हिंदुस्तान ना अजान दे सकता, ना हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी या वक्त प्रॉपर्टी इस तरीके की सरकारी हर जगह मुसलमान अजानें आके होती है टीवियों सुबह पे से गुमराह शाम करते। तक। आज आप क्या बता बात दीजिए कर रहे हैं सबका भाई साथ साहब, सबका ना बोलिए सबका ऐसा। साथ सबका आप क्यों विकास। बरगला रहे हैं भाई साहब, सही नहीं है भाई साहब, नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप मुसलमानों को क्यों बरगला रहे हैं, ये ना कहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही मुसलमान खुशी क्या से है? रह रहा है, अरमान से रह रहा है देश का मुसलमान, वर्गला आप रहे नहीं हैं, कीजिए, बताइए सियासत क्या ना है? कीजिए। अच्छा, रुके ना, रुके रशीद साहब भी उदाहरण देंगे, एक सेकंड रशीद साहब भी उदाहरण देंगे, एक सेकंड रशीद साहब आप लोग एक लाइन कह रहे हैं। शाजिया जी मुझे खत्म करना है, मुझे एक सवाल लेना है उनसे। शाजिया जी एक सेकंड रुकिए। रशीद जी कानून आ चुका है और इस कानून के बाद ये उदाहरण मैंने आदिल जी से भी पूछा था, नहीं दिया। आप दे दीजिए, कहां पर सरकार ने जमीन छीन लिया, मस्जिद छीन लिया, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, एक उदाहरण देकर जाइएगा, फिर मुझे खत्म करना है अपना शो। मैं ये बता रहा हूं कि जितने प्रॉपर्टियां हैं सेंट्रल का एयरपोर्ट है, किसके भी वक्फ लैंड पे एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट वक्फ लैंड पे है, 1100 एकड़ वक्फ लैंड की है। क्या छीना ये पूछ रही हूँ, हैदराबाद का छोटे नेशनल एयरपोर्ट क्या छीना वो पूछ रही हूँ। रुकिए ना फैज खान, मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी आपसे, रुकिए फैज खान जी प्लीज, कि आप ये बता दीजिए कितने जमीनों पर आपने कब्जा किया। खैर इतना ही समय था मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।